हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और कौन से एक्ट में उसको परिभाषित किया जाता है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितने प्रकार का होता है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में कि प्रोमिसरी नोट है वो क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र है वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रतिज्ञा पत्र है। मतलब इसके अंदर क्या की जाती है, प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, इतने टाइम पीरियड में पेमेंट कर दूंगा। तो इसके अंदर प्रतिज्ञा करने के लिए ही क्या किया जाता है, एक बिल तैयार किया जाता है। पेमेंट करने के लिए ही क्या किया जाता है, एक बिल तैयार किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज करो ए कोई एक व्यक्ति है जो कि क्या विक्रेता है। उसने क्या किया, बी को क्या किया, कुछ गुड्स बेचा। ए ने क्या किया, बी को क्या किया, कुछ गुड्स बेचा। अब वो भी किस में बेचा है, उधार में बेचा है। क्रेडिट क्या किए, सेल्स किए। ठीक है, मान लिया इतना अपने। तो अब बी है, उसको क्या करना है, उसको अब क्या करनी है, पेमेंट करनी है। किसको, ए को। अब ए को क्या करनी है, बी को पेमेंट करनी है। तो बी क्या करता है, ए के पास जाता है और एक बिल तैयार करता है। बिल तैयार कौन कर रहे हैं, बी। जिसको पेमेंट करनी है उसके द्वारा क्या की जा रही है, बिल को तैयार किया जा रहा है। तो इसका मतलब बी क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको पेमेंट करनी है हमें, तो वो क्या बन जाएगा, प्राप्तकर्ता। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा पत्र होता है, उसके अंदर दो पक्षकार होते हैं, एक तो होता है लेखक और एक होता है प्राप्तकर्ता। बिल है वो हमेशा किसके द्वारा लिखा जाता है, जिसको पेमेंट करनी है, जिसके द्वारा पेमेंट की जा रही है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक पत्र लिखा जाता है, एक बिल लिखा जाता है। उस बिल में क्या क्या लिखा जाता है, उसमें क्या की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, उसमें प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, इतने टाइम पीरियड में मैं तेरे को भुगतान कर दूंगा। तो उसके अंदर जो प्रतिज्ञा की जाती है, जिसके द्वारा जो बिल लिखा जाता है, उसी बिल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है, प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। इसका मतलब हमने जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता था कि जिसके द्वारा जिसको पेमेंट करनी है, मतलब जो विक्रेता होता था, उसके द्वारा क्या किया जाता, बिल को तैयार किया जाता था। लेखक कौन होता था, विक्रेता होता था। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है, उसके अंदर आपको पता है कि जो पेमेंट करनी होती है जिसको, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसमें प्रोमिस किया जा रहा है, प्रतिज्ञा की जा रही है कि मैं तेरे को क्या कर दूंगा, इतने समय में पेमेंट कर दूंगा। तो इसमें जो प्रतिज्ञा की जा रही है, तो इसी वजह से क्या कहला रहा है, ये प्रोमिसरी नोट कहला रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या की जा रही है, इस व्यक्ति के द्वारा बी को क्या करना था, पेमेंट करना था। और पेमेंट करने के लिए उसे क्या चाहिए, अब कुछ टाइम चाहिए। तो अब ये क्या करता है, ए के पास क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे को क्या कर दूंगा, इतने टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यही क्या कहलाता है, प्रोमिसरी नोट कहलाता है, प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स कितने पक्षकार हुए, केवल दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है लेखक, जो बिल को लिखता है। कौन लिखता है, जिसके द्वारा पेमेंट करनी है वही तो लिखेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट है वो कौन करेगा, जिसको पेमेंट करनी है वही तो रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट किसके द्वारा की जा रही है, बी के द्वारा। तो बी क्या करता है, उस बिल को लिखता है। किसके लिए लिखता है, ए के लिए। क्यों, क्योंकि पेमेंट किसको प्राप्त करनी है, ए को प्राप्त करनी है। क्यों, क्योंकि इसने ही तो क्या किया था, इसको गुड्स बेचा था, इसी यही तो क्या करता है, इसके पैसे मांगता है। तो इसलिए एक तो कौन हो गया, लेखक हो गया, और एक कौन हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, प्राप्त करने वाला हो गया। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा पत्र होता है, उसके अंदर केवल केवल दो पक्षकार होते हैं, लेखक और प्राप्तकर्ता। ये
अब हमने जाना कि इसके अंदर कितने पक्षकार होते हैं, दो पक्षकार, एक तो लेखक होता है और एक प्राप्तकर्ता होता है। जो लेखक कौन होगा, जो देनदार, जिसके द्वारा पेमेंट की जा रही है वो कौन होगा, देनदार, वही लेखक होगा। और लेनदार होगा वो क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, जिसको हमने जाना था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब हम जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज था वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स बिल ऑफ एक्सचेंज उसको कई आधार पर बांटा जाता है। तो किस किस के आधार पर उसको हम बांट सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको प्रकृति के आधार पर भी बांटा जा सकता है, नेचर के आधार पर बांटा जा सकता है, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा सकता है, समय के आधार पर बांटा जा सकता है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के आधार पर भी इसको क्या किया जा सकता है, फ्रेंड्स बांटा जा सकता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसको नेचर के आधार पे, एरिया के आधार पे, टाइम के आधार पे एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के आधार पे इसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन इनके आधार पर भी कितने प्रकार का होता है वो भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अब हम फ्रेंड्स वो जानते हैं कि क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार का होता है, प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, समय के आधार पर कितने प्रकार का होता है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के आधार पर कितने प्रकार का होता है वो अब हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचर के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स नेचर के आधार पर बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो दो प्रकार का होता है, एक तो व्यापारिक बिल, दूसरा सहायतार्थ बिल। अब हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है कि व्यापारिक बिल है वो किससे संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है। उसके अंदर मतलब जब हम किसी भी गुड्स का परचेज एंड सेल्स करेंगे तो उसके लिए कौन सा बिल यूज में लिया जाएगा, व्यापारिक बिल। मतलब किसी भी गुड्स को खरीदने एवं बेचने के लिए कौन सा बिल यूज में लिया जाएगा, व्यापारिक बिल। और जो सहायतार्थ बिल है उसके नाम से पता चल रहा है सहायतार्थ के लिए, मतलब सहायता करने के लिए, किसी की भी सहायता करने के लिए जो बिल तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है फ्रेंड्स सहायतार्थ बिल। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नेचर के आधार पर दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बिल और सहायतार्थ बिल। व्यापारिक बिल है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, किसी भी गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए, जबकि सहायतार्थ बिल है वो क्या किया जाता है फ्रेंड्स, किसी की सहायता करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर, एरिया के आधार पर कितने प्रकार का बिल होता है। तो फ्रेंड्स एरिया के आधार पर दो प्रकार का माना जाता है, एक तो देशी बिल और एक विदेशी बिल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि देशी बिल कौन सा होता है और विदेशी बिल कौन सा होता है। फ्रेंड्स यदि बिल है वो देश के अंदर लिखा जाए और देश के अंदर ही उसका क्या किया जाए, पेमेंट किया जाए, तो वो कहलाएगा फ्रेंड्स देशी बिल। जबकि पेमेंट यदि देश के बाहर की जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, विदेशी बिल कहा जाएगा। इन दोनों में केवल क्या है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि समय के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स समय के आधार पर भी कितने प्रकार का बताया गया है, दो प्रकार का बताया गया है, एक तो मांग या दर्शनी बिल और दूसरा मियादी या मुद्दित बिल। अब ये क्या होते हैं, मांग एवं दर्शनी का मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे हमारे पास बिल है। अब हमारे पास यदि एक कोई व्यक्ति है, इसके पास क्या एक बिल है। अब ये जो बिल है अपन किसकी बात कर रहे हैं, मांग या दर्शनी की बात कर रहे हैं। मेरे ए के पास क्या बिल है। अब ये जब चाहे तब क्या कर सकता है, इसकी पेमेंट प्राप्त कर सकता है। इस बिल को यदि वो क्या कर देगा, उसके पास ले जाएगा, तभी क्या हो जाएगी, इसको पेमेंट प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो बिल होते हैं, मतलब जिसको जब भी चाहे पेमेंट प्राप्त कर सके, मतलब जिसको दिखाने पर, जिसकी मांग करने पर उसकी क्या हो जाए, पेमेंट प्राप्त हो जाए, वो बिल कौन से कहलाते हैं फ्रेंड्स, मांग एवं दर्शनी बिल कहलाते हैं। मतलब जिनको दिखाने से ही हमें क्या हो जाए, पैसे प्राप्त हो जाए, पेमेंट प्राप्त हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मांग एवं दर्शनी बिल कहा जाता है। क्यों, इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या की जा रही है, मांग की जा रही है, मतलब दर्शनी की जा रही है, मतलब उस बिल को दिखाया जा रहा है, तभी क्या हो पा रही है, पेमेंट प्राप्त हो पा रही है, रिसीव हो पा रही है।
तो इस प्रकार मांग एवं दर्शनीय बिल इस प्रकार से होते हैं। अब हमें बात करनी है कि जो मियादी एवं मुद्दित बिल होते हैं, मतलब किसी टाइम पीरियड के लिए फिक्स होते हैं, मतलब इनकी क्या होती है मैच्योरिटी डेट। जब तक इनकी मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी तब तक क्या नहीं होगी, उनकी पेमेंट प्राप्त नहीं होगी। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसके पास क्या है, इस प्रकार का कोई बिल है और वो कितने मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए। जब तक इसकी 2 मंथ्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे और प्लस 3 डेज जो ग्रेस पीरियड जोड़ा जाता है, उसके बाद क्या आती है मैच्योरिटी डेट आती है। तो उस जब तक वो मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाएगी, उस डेट से पहले क्या नहीं हो पाएगी, इस बिल की पेमेंट नहीं हो पाएगी। इस मैच्योरिटी डेट पर ही क्या होगी, इस बिल की पेमेंट होगी। तो इस प्रकार का बिल कौन सा बिल कहलाता है फ्रेंड्स, मियादी एवं मुद्दित बिल कहलाता है। मतलब किसी मैच्योरिटी डेट पर ही, मतलब किसी निश्चित तिथि पर ही जिसकी पेमेंट प्राप्त होती है, उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मियादी या मुद्दित बिल कहा जाता है। यदि हमें पैसे की पहले आवश्यकता होगी तो इस बिल को हम किसी अन्य पर्सन को क्या कर सकते हैं, बेचान कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तब हमें उससे पैसे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जिस पर यह बिल लिखा गया है उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, इस मैच्योरिटी डेट पर ही उसकी पेमेंट की जाएगी। तो इस प्रकार के बिल क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, मुद्दित या मियादित बिल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज के आधार पर। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स सपोज करो ए कोई व्यक्ति है और ए बी व्यक्ति है। ए ने क्या किया, कुछ गुड्स बी को बेचा। ए ने क्या किया, बी को कुछ गुड्स बेचा, वो भी किस में बेचा, क्रेडिट में बेचा, उधार में बेचा, ठीक है। अब बी को क्या करनी है, ए को पेमेंट करनी है। अब बी को ए को पेमेंट करनी है। अब ए सोचता है ये पता नहीं बी कब क्या पेमेंट करेगा, तो ए क्या करता है, एक बिल तैयार करता है, बिल लिखता है। बिल लिखता है, इसका मतलब लिखने वाला कौन हो गया, ए हो गया। मतलब जो विक्रेता है जिसने गुड्स बेचा था वो क्या हो गया, लेखक हो गया। इसने क्या किया, एक बिल तैयार किया, ए ने एक बिल तैयार किया, कितने मंथ्स के लिए, सपोज करो 2 मंथ्स के लिए तैयार किया। 2 मंथ्स के लिए क्या किया, एक बिल तैयार किया। अब वो बिल क्या करेगा, इस बी के पास लेके जाएगा, इससे स्वीकृति प्राप्त करेगा, कहेगा कि क्या तू 2 मंथ्स के अंदर पेमेंट कर देगा। तो यदि बी क्या कर देता है, स्वीकृति एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। ठीक है, इतना हमने जाना था कि बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब हमें ये देखना है कि किसके लिए बिल रिसीवेबल बना है और किसके लिए बिल्स पेबल कहलाएगा, वो हमें जानना है। तो फ्रेंड्स पेमेंट, मुझे पहले तो ये बताओ कि जो बिल बना है उसकी पेमेंट किसको प्राप्त होगी, ए को प्राप्त होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पैसे कौन मांग रहा था, ए मांग रहा था। तो पेमेंट किसको प्राप्त होगी, ए को। इसका मतलब बिल रिसीवेबल, मतलब जो बिल की जो पेमेंट है वो रिसीव होगी किसको, ए को। तो इसका मतलब ए के लिए तो वो क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, जबकि बी के लिए क्या हो गया, वही बिल्स पेएबल हो गया, क्योंकि उस बिल की इसको क्या करनी है, ए को पेमेंट करनी है बी के द्वारा। तो इसके लिए तो वो क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल बन जाएगा, जबकि ए को क्या करनी है, उस बिल की पेमेंट है वो रिसीव करनी है किससे, बी से। तो इसलिए ए के लिए वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बिल रिसीवेबल बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के आधार पर यदि इसको बांटा जाए तो बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल में बांटा जाता है। ए के लिए वही क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, और वही बिल बी के लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेएबल कहलाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जाना कि किस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स का वो होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में।